अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेसन है, लेक्चर है, वो बेसिक कंसेप्ट को समझना है इंग्लिश लैंग्वेज के और ग्रामर के, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो, एक बेसिक कंसेप्ट हो उस बिल्डिंग ब्लॉक का, जिस ब्लॉक की बुनियाद पे हम एडवांस लेवल की रिटन इंग्लिश, ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश और इंशाल्लाह स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने जा रहे हैं। तो क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि 4 महीने में हम किसी भी लिहाज से, किसी भी पॉइंट से इसको वीक ना छोड़ें, इसको जो है वो इसके अंदर कोई कमी ना हो। तो बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक कंसेप्ट्स ही नहीं पता होते और वो फिर एडवांस कंसेप्ट्स को ज़रा समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए परेशानी होती है, उनके लिए मुश्किल होती है। तो अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इस लेक्चर को आप इंजॉय भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और आपको ये इजी भी लगेगा। और इंशाल्लाह चाहे लेक्चर आपका बेसिक कंसेप्ट्स का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल का हो या फिर एडवांस लेवल का हो, आपके लिए हर लेक्चर को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान, फहम और इजी टू अंडरस्टैंड उसको मैं बनाऊं। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपको इंशाल्लाह इंग्लिश के एडवांस लेवल के जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने में भी बिल्कुल आसानी होगी, आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा। अच्छा, हम इसमें एक चीज जो है वो देखते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन क्या है। हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी जब हम रूल को समझते हैं तो उसका स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, वो कौन सी फाउंडेशन है। देखें, हम जब कोई रूम बनाते हैं, जब हम कोई घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग का जो एंटायर रिजल्ट होता है, जो ओवरऑल रिजल्ट होता है, वो तो एक बड़ी बिल्डिंग होती है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सामने आता है। बट उस बिल्डिंग की जो बुनियाद है, जो बेसिक है, जो उस जिस बेस पे वो बिल्डिंग खड़ी होती है, वो उसका वो फाउंडेशन स्टोन होता है। वो फाउंडेशन होती है जिसकी बुनियाद पे ब्लॉक्स आपस में जुड़ते हैं और वो बिल्डिंग जो है वो मारज़े वजूद में आती है। फिर बाद में उसकी डिज़ाइनिंग है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर आर्किटेक्चरल चेंजेस हैं जो उसको फिर खूबसूरत बनाती हैं। तो इसी तरह इंग्लिश के भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पे इतनी बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज की बुनियाद खड़ी है, पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, पूरी एक लैंग्वेज बेस करती है। उन कॉन्सेप्ट्स को समझना, उन कॉन्सेप्ट्स का डीप नॉलेज होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में बेसिक लेवल को बड़ा इग्नोर किया जाता है और मैं समझता हूँ कि बहुत से टीचर्स शायद उसको पढ़ाते हुए हिचकिचाते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बहुत ही बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है जो उनके शायान शान नहीं है। देखें, जब तक किसी भी फील्ड के बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे, अ, मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कॉपी राइटिंग स्टार्ट की, तो मेरा जो मेंटोर है जेफ फंग, उसने मुझे बहुत ही बेसिक लेवल की जो है वो मार्केटिंग सिखाना स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा है, लेकिन आज मुझे फील होता है कि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे,
आज मुझे उनका फ़ायदा, उनका जो आप कह सकते हैं कि ओवरकम जो है वो नज़र आ रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंस थी उन कॉन्सेप्ट्स की। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जब समझते हैं तो हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप मंजिल को हासिल करना आसान हो जाता है। अगर मैं किसी भी स्टेप को, किसी भी चीज़ को छोड़ दूँगा, तो वो जो ख़ामी आएगी, वो जो कमी आएगी, वो जो एक 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 खाली जगह रह जाएगी, उसका गैप फिर फ़िल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए मेंटली तौर पे भी, इंटेलेक्चुअल तौर पे भी। अच्छा, इंग्लिश के जो बेसिक सबसे पहले शुरू होती है, वो आप सबको पता भी है, सुना हुआ भी है, ठीक है? आप लोग जानते भी हैं माशाल्लाह यू आर ऑल वेल एजुकेटेड। वो अल्फ़ाबेट्स से शुरू होती है और इसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। हम जिनको उर्दू में हरूफ़े तहज्जी भी कहते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स पे इंग्लिश की बुनियाद खड़ी है, ठीक है? और इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से हर एक की अपनी एक यूनिक साउंड है, आवाज़ है और ये अल्फ़ाबेट्स जब आपस में मिलते हैं, तो ये हमारे पास एक और जो है वो ब्लॉक बनाते हैं, जिसको हम वर्ड्स कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें अपर केस इनका जो होता है वो इस सूरत में होगा। आपने हमेशा देखा है, किताबों में पढ़ा है, ये जानी पहचानी चीज़ें हैं बट जस्ट आई एम गिविंग यू अ बेसिक कंसेप्ट कि हम एक तरतीब के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी तक ये होते हैं, ठीक है? और इन्हीं का एक लोअर केस होता है जिसको हम छोटी एबीसी कहा करते थे स्कूल्स के अंदर और बच्चे आज भी उसको छोटी और बड़ी एबीसी कहते हैं। ये भी आपको याद होंगे। तो ये हमारे पास जी तक होते हैं, ठीक है? ये हमारे पास 26 है, हर एक की अपनी साउंड है, इनके जो साउंड्स हैं वो हम इंशाल्लाह जब स्पोकन में जाएंगे तो उसको डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। बड़ा ही मज़े का लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, आपका माइंडसेट बनाएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए एक बेस फराहम करेगा और इसी बेस पे इंशाल्लाह हमने 4 महीने का सफ़र तय करके एक मज़बूत लैंग्वेज की बुनियाद जो है वो खड़ी करके इस पे एक बड़ी अच्छी-सी इमारत तामीर करनी है, एक बिल्डिंग बनानी है। अच्छा, जब भी हमारे पास ये वाले अल्फ़ाबेट्स एक ख़ास तरतीब के साथ मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ बनती है, वो वर्ड्स हैं, ठीक है? ये अल्फ़ाबेट्स जब आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं, यानी कि फ़ॉर्म्ड मैं इसको लिख सकता हूँ आसान बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अल्फाबेट्स टुगेदर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अल्फाबेट्स टुगेदर, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अल्फाबेट्स किसी भी तरतीब के साथ आपस में मिल जाएं। एक खास तरतीब के साथ देखें, ये वर्ड है, इसका मतलब है अल्फाज, WORDS। ये खास तरतीब से अल्फाबेट्स आपस में मिले हैं, तो फिर क्या है, हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरतीब के साथ इनको आपस में जोड़ दें तो आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि वर्ड्स के लिए दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है? वर्ड्स जो हैं ये क्या है, ये होते क्या है, इनको समझिए। ये यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज हैं, जबान की इकाई है ये। वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली जबान की इकाई है, जबान की बुनियाद है। देखें, मैं जो आपके साथ अभी बात कर रहा हूं, मैं वर्ड्स की सूरत में
सेंटेंसेस की सूरत में आपसे बात कर रहा हूं और मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मेरे मुंह से निकला हुआ हर वर्ड एक मीनिंग रखता है, एक मतलब रखता है, उसकी एक वजह है, ठीक है? अगर वो मीनिंग ना रखे, अगर वो मतलब ना रखे, तो आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आएगी। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स आपस में एक ख़ास तरतीब के साथ जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। ये यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज यानी किसी भी ज़बान की जो इकाई है, जो बेस है, वो वर्ड्स पे जो है वो खड़ी होती है। और वर्ड्स के लिए मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। याद रखिए कि हर वर्ड का मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। अगर वर्ड आपका मीनिंगफुल नहीं है, तो वो वर्ड नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर वर्ड आपका मीनिंगफुल नहीं है, तो फिर आपको वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं देगा। कभी भी आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं देगा। अब वर्ड्स करते क्या-क्या हैं? वर्ड्स आपके पास ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है एक्शन डूअर, काम करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे जब हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। यूनिट ऑफ लैंग्वेज होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, यानी हर वर्ड का एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ऑब्जेक्ट्स के तौर पे काम करते हैं, यानी एक्शन डूअर। मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो एक्शन है वो पढ़ाना है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है? तो ये एक्शन डूअर यानी एक्शन डूअर, काम करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स के तौर पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये आपको मैं इमोशंस इमोशंस को भी बयान करते हैं वर्ड्स। इमोशंस को हमारे डिफरेंट एज ए ह्यूमन हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हम वो अपनी वर्ड्स की सूरत में ही बयान करते हैं। बड़ा आसान है। एक्शंस बयान करते हैं, एक्शंस काम, ठीक है? हम वर्ड्स की सूरत में ही काम को बयान करते हैं। जैसे अभी भी मैंने आपको कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन मैं इसको बयान जब करूँगा तो डेफ़िनेटली मुझे कुछ वर्ड्स चूज़ करने पड़ेंगे अपनी बात आप तक मीनिंगफुल वे में पहुँचाने के लिए, ठीक है? वर्ड्स आइडियाज़ की सूरत में भी होते हैं। हम जब भी अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, रिटन फॉर्म में पहुँचाते हैं किसी की तरफ या फिर हम स्पोकन वे में अभी मैं अपने आइडियाज़ अपने जो मेरी बातें हैं, जो मेरा लेक्चर है, वो आपकी तरफ मेरी वॉइस की सूरत में पहुँच रहा है। लेकिन मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है इन आइडियाज़ को, इन थॉट्स को, इस नॉलेज को आपकी तरफ पहुँचाने के लिए वो वर्ड्स हैं। मैं वर्ड्स को आपस में मिला रहा हूँ, उससे सेंटेंसेस बन रहे हैं और वो सेंटेंसेस आपकी तरफ ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वर्ड्स आर क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशियल कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिसके बगैर गुजारा ना हो, किसी ऐसी चीज जिसके बगैर गुजारा ना हो। वर्ड्स आर क्रूशियल यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक पुरअसर गुफ्तगू के लिए। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक पुरअसर यानी असर करने वाली गुफ्तगू के लिए जो वर्ड्स हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। देखें सारी खेल ही अल्फाज की है। आप किसी के साथ अच्छे अल्फाज के साथ अगर बात करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होती है। आप किसी के साथ खुश इखलाकी के से रिलेटेड जो अल्फाज होते हैं, प्लीज़, बराहे मेहरबानी, थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू, इस तरह की जब आप वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे मैं आपको मार्केटिंग की मिसाल दूं तो जब हम कॉपी राइटिंग में ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं
जो डायरेक्ट किसी का ताल्लुक उनके इमोशंस के साथ हो, उनके पेन पॉइंट्स के साथ हो, तो वो अल्फाज असर रखते हैं। हम अक्सर एक बात करते हैं ना कि असल बात सारी वर्ड्स की है, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज। आपने सुना होगा कि ज़बान इंसान को घोड़े पर भी सवार करती है, गधे पर भी सवार करती है। इसका मतलब यही है कि वर्ड्स की जो सिलेक्शन है, किसी के साथ बोलते हुए, किसी के साथ रिटन कम्युनिकेशन के अंदर वो बड़ा असर रखती है। तो वर्ड्स को हमने बड़े तफसील के साथ समझा। यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट्स एक्शन डूअर के तौर पे काम करते हैं। इमोशंस की सूरत में हम वर्ड्स को जो है वो हम यूज़ करते हैं। एक्शंस की सूरत में आइडियाज़ बताने के लिए हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और वर्ड्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये सारे आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वर्ड्स हैं, ठीक है? इसकी एग्जांपल यही है। आप इसको सुन लें, समझ लें यहाँ से। अब एक और चीज़ है और वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब जब मैंने कहा था कि जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी जुमले। सेंटेंसेस, जुमले, ठीक है? अल्फाबेट्स आपस में मिले तो वर्ड्स बने। अब वर्ड्स एक खास तरतीब के साथ जब आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे पास सेंटेंसेस बनते हैं, जुमले बनते हैं। एक खास तरतीब, ठीक है? इस बात को आपने समझना है। ये खास तरतीब कौन सी है? ये खास तरतीब कौन सी है? ये वही खास तरतीब है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि अल्फ़ाबेट्स एक खास तरतीब के साथ जब मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और वो खास तरतीब के साथ मिलते हैं तभी वर्ड्स मीनिंगफुल होते हैं। मैं ऐसे गड़मड़ कर दूं अल्फ़ाबेट्स को तो हमारे पास कोई भी वर्ड सामने नहीं आएगा, उसकी कोई उसका मीनिंग नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह वर्ड्स जब एक खास तरतीब के साथ आपस में कम्बिनेशन करते हैं, मिलते हैं, तो हमारे पास सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है? तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस group of words that express a complete thought, or idea, that complete thought or idea, ठीक है? A group of words that express a complete thought or idea। तो जब तक हम अल्फाज को एक ऐसी तरतीब के साथ कनेक्ट नहीं करते या उनको एक खास तरतीब के साथ आपस में नहीं जोड़ते कि एक खास या कंप्लीट थॉट और आइडिया उसके उससे बने, हम उसको कभी भी एक सेंटेंस नहीं कहते, ठीक है? यानी कि आप जो भी बात कर रहे हैं अल्फाज को जोड़ के, आप चाहे वो रिटन वे में कर रहे हैं या आप वो स्पोकन वे में कर रहे हैं, आपकी बात का कोई ना कोई मतलब जरूर होना चाहिए, वो समझ आनी चाहिए, ठीक है? इसकी हम एग्जांपल्स लेते हैं। कंप्लीट आइडिया का मतलब है कि आपकी बात मीनिंगफुल हो, आपकी बात का एक मतलब हो। ऐसा नहीं कि आप अल्फाज को एवं ही जोड़ दें जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वो क्या है? मैं कहता हूँ कार,
इस तरह, वे आउट ऑफ कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट इज। बस। अब मुझे बताएं कि क्या, आप ये बताएं कि क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड का कोई मीनिंग है, कोई मतलब है? क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमने जोड़ा है, ये कोई कंप्लीट थॉट या कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रहा है? कार, स्टूपिड, वे, आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज। कोई मीनिंग है? आपको समझ आ रही है इस बात की? कोई आपको मीनिंग निकलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कहते। ठीक है। हम कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं? कि अल्फाज का वो मजमुआ जो आपस में मिलकर एक मुकम्मल थॉट या एक मीनिंगफुल आइडिया जनरेट करे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। अब ये एक मुकम्मल जुमला है, क्योंकि इस बात की आपको समझ आ रही है, एक खास तरतीब के साथ अल्फाज आपस में मिले हुए हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस तरह का जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, उसका कोई मानी नहीं निकलता, उसकी कोई वजह समझ नहीं आती। तो ऐसे वर्ड्स हमारे पास जो होते हैं, वो सेंटेंसेस नहीं बनाते। सेंटेंस एक खास तरतीब के साथ मिले हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो कि एक कंप्लीट आइडिया बनाते हैं, एक कंप्लीट थॉट बनाते हैं। तो बात ये हुई कि वर्ड्स बनाने के लिए अल्फाबेट्स का आपस में एक खास तरतीब के साथ मिलना जरूरी है। इसी तरह सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ड्स का आपस में एक खास तरतीब के साथ मिलना जरूरी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और आगे सेंटेंस के बारे में मैं आपको कुछ और नॉलेज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, एक सेंटेंस जो होता है, उसकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, ये भी देख लेते हैं। एक सेंटेंस की जो क्वालिटी है, बेसिकली एक बेसिक सेंटेंस जो है ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक बहुत ही बुनियादी लेवल का जो सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है। बहुत ही बुनियादी लेवल का जो सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। हम बड़े सेंटेंस भी पढ़ेंगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो एक बुनियादी लेवल का सेंटेंस होता है, वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, यानी काम करने वाला हो, और दूसरा उसमें वर्ब हो, यानी काम हो किसी का। कैसे? मैं कहता हूं ही टीच्स, ही टीचेस, यानी वो पढ़ाता है। अब देखें, ये एक मुकम्मल जुमला है। इसमें क्या है? एक काम करने वाला सब्जेक्ट है और एक इसके अंदर काम है, टीच। ठीक है। ही टीचेस, वो पढ़ाता है। अब ये एक मुकम्मल जुमला है, इसके अंदर कोई जो है ना, ये सबसे सिंपल जुमला है, सबसे सादा जुमला है। यानी एक सेंटेंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक बुनियादी जरूरत ये है कि उसके अंदर एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट जो है ना, वो हमेशा या अक्सर एक नाउन होता है। सब्जेक्ट इज यूजुअली अ नाउन। हर सेंटेंस में आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा ना,
वो नाउन मिलेगा। वो किसी शख्स का नाम होगा, कोई पर्सन हो सकता है, ही, शी, इट, ठीक है ना? या कोई शख्स जैसे असद है, अली है, सारा है, जूलिया है, इस तरह का किसी शख्स का नाम हो सकता है, नाउन। पर्सन हो सकता है, वो कोई प्लेस हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। जैसे इस्लामाबाद इज अ क्लीन सिटी। अब इस्लामाबाद क्या है? इस्लामाबाद एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। तो सब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन होता है। नाउन में क्या कुछ आता है? किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी थिंग का नाम, किसी चीज का नाम। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं ताकि ये चीजें आपके माइंड में हो। आगे जब हम इनको डिस्कस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, नाम लेंगे इन चीजों का। तो पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरह आपके पास सब्जेक्ट होगा। अक्सर आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट चूज होगा तो वो इस सूरत में होगा, इस शेप में होगा, इस लेवल पे होगा। यानी वो कोई शख्स होगा, किसी जगह का नाम होगा, या किसी चीज का, पेन है, पेपर है, मोबाइल है, बुक है, लैपटॉप है, कीपैड है, वटेवर। ठीक है। अच्छा, अब सेंटेंसेस का जो मेन मकसद है वो क्या है? सेंटेंसेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेंटेंसेस हैं, वो जुमले हैं। ठीक है। एंड आर एंड आर एंड हेल्प टू कन्वे आइडियाज। सेंटेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स के या कम्युनिकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देखिए, मैं बगैर जुमले के कैसे आप अपनी बात पहुंचाऊंगा? बगैर जुमले के मैं कैसे कुछ लिख सकता हूँ? ये मैं सारी बातें जो आपसे कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वर्ड्स को आपस में जोड़ के सेंटेंसेस बना रहा हूँ। सेंटेंसेस की सूरत में मेरा नॉलेज, मेरे आइडियाज आपकी तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो सेंटेंसेस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कम्युनिकेशन के, और हमें हेल्प करते हैं अपने आइडियाज, अपने इमोशंस दूसरों तक पहुंचाने में। आसान है, बहुत ही आसान है। पहला लेक्चर सिर्फ ये सारी चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि जिसको नहीं पता उसके नॉलेज में इजाफा हो, जिसको पहले से थोड़ा बहुत पता है उसका मज़ीद एक्सपोज़र हो जाए। ठीक है? ताकि कल को जब मैं सेंटेंस की बात करूँ, मैं सब्जेक्ट का नाम लूँ, मैं वर्ड्स की बात करूँ, मैं इमोशंस की बात करूँ, तो किसी को परेशानी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो कि सर क्या कह रहे हैं। अच्छा, जब सेंटेंसेस आपस में एक खास तरतीब के साथ मिलते हैं तो हमारे पास जो चीज बनती है वो है पैराग्राफ्स। अब समझ आ रही है? फ्लो की समझ आ रही है? अब आपको तरतीब की समझ आ रही है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे? हम वर्ड्स नहीं, अल्फाबेट्स से शुरू हुए थे और हम अभी आ गए पैराग्राफ्स पे। ठीक है। हम पैराग्राफ्स पे आ गए। तो अल्फाबेट्स मिले, वर्ड्स बने, वर्ड्स खास तरतीब के साथ मिले तो सेंटेंसेस बने, सेंटेंसेस खास तरतीब के साथ जब मिलते हैं तो पैराग्राफ्स बनते हैं। और यूं ये कहानी बड़े बड़े आर्टिकल्स, बड़ी बड़ी किताबों तक फैल जाती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अच्छा, पैराग्राफ क्या है? मैं एक यहाँ पे मैं इसकी सिंपल सी डिफिनेशन आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज भी कह सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि सेंटेंस भी हमारे पास एक आइडिया होता है, कंप्लीट थॉट होता है। टू कन्वे एन आइडिया
एक आइडिया को जब हम बड़े लेवल पे कन्वे करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं और वो हमारे पास एक आइडिया बनता है, एक पूरा पैराग्राफ बनता है। मैं जहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे पैराग्राफ लिख के भी दिखाता हूँ और उसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि द बीच इज माई फेवरेट प्लेस। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक पैराग्राफ बेसिकली लिख रहा हूं आपको ये समझाने के लिए एक पैराग्राफ क्या होता है। आई लव द साउंड ऑफ द वेव्स एंड द फील ऑफ द वार्म सैंड बीनीथ माई फीट। मैं आपको समझाता हूं, परेशान नहीं हो गया। एवरी समर माई फैमिली एंड आई every summer my family and I spend our days playing games, buildings, building sand castles। हाँ, रेत के महल कहते हैं ना, रेत के महल, उनको इंग्लिश में सैंड कैसल्स कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाएगा। सैंड कैसल्स, सैंड कैसल्स और एंड enjoying the beauty of the ocean। अब देखिए यहाँ पर आप गौर करिए जरा कि जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, क्या ये वो डेफिनेशन है, क्या उस पे ये पूरी उतर रही है कि बहुत से सेंटेंसेस आपस में मिल के एक पैराग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कितने सेंटेंसेस हैं। द बीच इज माई फेवरेट प्लेस। बीच जो है, दरिया किनारा, समंदर किनारे मेरी क्या है, पसंदीदा जगह है। आई लव द साउंड ऑफ द वेव्स, मुझे लहरों की आवाज पसंद है। एंड द फील ऑफ वार्म सैंड बीनीथ माई फीट, और वो जो गर्म रेत मेरे पाँव के नीचे से टच करती है, लगती है, मुझे महसूस होती है, वो मुझे बड़ा पसंद है, मैं उसे बड़ा पसंद करता हूँ, मैं बड़ा उसे लाइक करता हूँ। एवरी समर, हर गर्मियों के मौसम में, माई फैमिली एंड आई स्पेंड आवर डेज प्लेइंग गेम्स, मैं और मेरी फैमिली दिन गुजारते हैं प्लेइंग गेम्स, हम खेलते हैं, बिल्डिंग सैंड कैसल्स, रेत के महल बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं, एंड इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द ओशियन, और हम समंदर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है, ये बहुत सारे सेंटेंसेस से आपस में मैंने जब मिलाया, उनको एक खास तरतीब के साथ, खास रिदम के साथ, तो मेरे पास ये पैराग्राफ बन के आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी नोट कीजिएगा कि मैंने जहां पे जो बात की पहले, द बीच इज माई फेवरेट प्लेस, मैंने फिर आगे जितनी भी बातें की वो सारी इस पहली बात के साथ कनेक्ट करती हैं, यानी कि आइडियाज के अंदर आपस में एक कनेक्शन है, एक जोड़ है, एक रिदम है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ द बीच इज माय फेवरेट प्लेस, आई रियली लव टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ आतिफ असलम। अब आगे मैंने एक और नया आइडिया घड़ दिया। इस तरह डिफरेंट आइडियाज को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो एक पैराग्राफ नहीं कहलाएगा। पैराग्राफ का मतलब ये है
कि आपने एक खास तरतीब के साथ आइडियाज को आपस में जोड़ना है और वो आइडियाज आपस में रिलेट भी करते हों। ठीक है, मैंने देखे शुरू से लेके एंड तक जो बात की वो अपनी इस बात से रिलेटेड की। द बीच इज माई फेवरेट प्लेस। आगे मैंने सारा बताया कि मैं बीच को क्यों पसंद करता हूँ, मुझे बीच में क्या कुछ पसंद है। गरम रेत पसंद है, मैं और मेरी फैमिली वहाँ गर्मियों में जाते हैं, हम वहाँ पे रेत के घर बनाते हैं, हम वहाँ पे समंदर की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। तो मैंने जो भी बातें की हैं उनका आपस में लिंक है। तो समझ आ गई होगी, नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अल्फाबेट्स का भी, ठीक है, और उसके बाद आपको समझ आ गया होगा वर्ड्स के हवाले से कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। अल्फाबेट्स के बाद आपको वर्ड्स की समझ आ गई होगी। उसके बाद आई एम रियली श्योर कि आपको ये भी अब पता चल गया कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि पैराग्राफ्स कैसे बनते हैं। अब इंशाल्लाह हम कल ग्रामर की जो फर्स्ट क्लास है उसको फिर हम आगे लेके चलेंगे। वैसे हमारी क्लास नंबर इंशाल्लाह कल होगी 2। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर किसी को कोई समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन बहुत ही आसान था। आई होप कि आपको एंजॉय भी आपने किया होगा और आपको कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे बोरिंग नहीं लगी होगी। तो फ्लो देखें, अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, इतनी सी बात है। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रामर को हम कैसे पढ़ते हैं। यही चीज़ें हमने पूरी इंग्लिश में सीखनी है। सही वर्ड्स यूज़ करना सीखना है कम्युनिकेशन के अंदर, सेंटेंसेस बनाना सीखना है, पैराग्राफ्स बनाना सीखना है। यही सफ़र हमारा इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएगा। तो जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो ठीक बोलेंगे इंशाल्लाह, और लिखेंगे भी तो इफेक्टिव वे में प्रॉपर इंग्लिश लिखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।